नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता, क्या कहना सही है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट कर रखा है। आज हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखिए, कल की जितनी भी चीज़ें हैं एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। और कंटेंट मैंने रेडी कर लिया, मतलब पूरा। तो देखिए, मैं एकदम अपडेटेड कंटेंट देता हूँ भाई। अभी जितना क्लास लूंगा उतना ही कंटेंट केवल रेडी किया हूँ, ठीक है ना। तो अब कल की बातें एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ, उसके बाद आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आज आप मतलब आपका जो चैप्टर है या फिर चैप्टर का जो नाम है आपका वैदिक सभ्यता है ना। तो वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति। तो सबसे पहले आपने आपने ये जाना कि सभ्यता कहना क्या सही है या फिर संस्कृति कहना सही है, क्यों, ये आपको मैंने समझा दिया था। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो वैदिक सभ्यता है हम लोग इसको दो भाग में बांटेंगे। एक होगा आपका ऋग वैदिक काल और एक होगा आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है पहले आप याद करिए। देखिए, हर एक एक चीज को रिवाइज करते चलिए भाई, बाद के लिए कुछ मत छोड़िए। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि क्लास के दौरान आपका पूरा रिवीजन और नोट्स मैं दे रहा हूं तो आपको लिखने की आवश्यकताएं ना पड़े। इससे आपका टाइम सेव होगा ताकि दूसरी चीजों के लिए आप अपना समय दे पाए। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, कब से 1500 से लेकर 600 तक की बातें। ऋग वैदिक को हम लोग पढ़ेंगे 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होगा 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये क्लियर है। तो हमने ये जान लिया कि वैदिक सभ्यता को हम संस्कृति क्यों कह रहे थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं या हमारे लिए जो इतिहास लिखा गया है ये कैसे लिखा गया, तो इसका जो स्रोत था वो स्रोत क्या थी, साहित्यिक स्रोत थी, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत थी, लेकिन इसमें भी एक चीज आपको समझना है कि जो साहित्यिक स्रोत थी वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं थी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले हैं हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाए, ठीक है, पढ़ नहीं पाए। इसीलिए जो ऋग वैदिक का जो इतिहास बहुत सारे विवादास्पद होते हैं, यानी कि आप कोई चीज के लिए रिजिड नहीं हो सकते हैं कि आप वैदिक काल में, मैंने आपको बताया कि आर्यों के आगमन से क्या है आपका वैदिक काल का स्टार्टिंग होता है। तो ये आर्य आए कहां से, तो आज आपको मैं बताऊंगा। कई इतिहासकारों का अलग अलग अपना विचारधारा है। किन्हीं का कहना है आर्य तिब्बत से आए हैं, किन्हीं का कहना है आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं, किन्हीं का कहना है आर्य मध्य एशिया से आए हैं, किन्हीं का कहना है आर्य गंगा यमुना के द्वाब वाला जो क्षेत्र है वहां से आए हैं। मतलब अलग अलग विचारधारा अलग अलग इतिहासकार के द्वारा दिए गए हैं। ऐसा इसीलिए, इसका मेन रीजन ये है कि जो इसके इतिहास के बारे जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक काल के बारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो स्रोत, इसके बारे जो चीजें लिखी गई, जो स्रोत हमें मिली है, साहित्यिक स्रोत बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं और हम उसे अच्छी तरीके से पढ़ भी नहीं सके हैं। इसीलिए वैदिक सभ्यता को किस कालखंड में रखा जाएगा बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, जहां पे आपको कोई भी सोर्सेस नहीं मिले हैं, मतलब साहित्यिक स्रोत मिले ही नहीं है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल जहां पे आपको पूरा तात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों मिलते हैं और हम उसे अच्छी तरीके से पढ़ भी पाते हैं। जहां पे हमने बताया था कि महाजनपद से लेकर पूरा मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल की बातें होगी। तो ये जो वैदिक सभ्यता है किस कालखंड के तहत आएगा, आपका आद्य ऐतिहासिक काल के कालखंड के तहत हम लोग रखते हैं। ये सब तो हमने बहुत स्टार्टिंग क्लास में बता रखा था जब हमने डिवीजन कराया था। इतिहास के 3 कालखंड होंगे, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। चलिए, इसके बाद कल हमने और क्या जाना कि अच्छा, यहां तक आप जान गए कि जो आप वैदिक सभ्यता का जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं इसका जो स्रोत है, इसका जो सोर्स है वो है आपका साहित्यिक स्रोत। और इसमें भी क्या खामियां है, बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में वो सोर्सेस हमें नहीं मिली है, और मिली भी है तो हम उसे अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाए, जिसके कारण हमें जो जानकारियां हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी बातें वैदिक पीरियड को लेकर के क्या है, विवादास्पद है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आर्य तिब्बत से ही आए हैं,
मतलब रिजिड नहीं हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आर्य उत्तरी ध्रुव से ही आए हैं, या फिर आपका जो मैक्स मूलर ने जो सिद्धांत दिया है, जो इन्होंने जो कथन दिया है, कहा है जिन्होंने रिसर्च करने के बाद कि आर्य कहाँ से आए हैं, आर्य मध्य एशिया ईरान से आए हैं, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको क्यों माना, या आज हम लोग कहते हैं कि आर्य, कल मैंने आपको बताया था अभी, कल मैंने आपको क्या बताया, कल मैंने आपको बताया ये आपकी हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कौन सी सभ्यता थी भाई, ताम्रपाषाण कालीन। और ये आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद फिर से एक आपका ताम्रपाषाण कालीन स्टार्ट होता है, देन आपका लोह युग यानी कि आयरन एज का स्टार्टिंग होता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये जो युग होगा इसे आप क्या कहेंगे, पाक हड़प्पा, है ना, इसे आप क्या कहेंगे, पाक हड़प्पा। और ये जो ये वाला जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वाला जो कालखंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तर हड़प्पा। इसके पीछे मैंने आपको क्या समझाया था कि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो 13 लाख, समझ सकते हैं, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक जो सभ्यता थी, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक, कई रीजन को भी, कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कई कारण रहे हड़प्पा सभ्यता के पतन, जलवायु कारण रहा है, प्राकृतिक कारण रहा, बाहर आक्रमण हुए, बाहरी लोगों ने आक्रमण करके, तो कितना भी अगर आप पतन देखेंगे तो इन 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कुछ ना कुछ क्षेत्र जो क्या था बचा रह गया हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी। अब वो जो स्थल बचे रह गए हड़प्पा सभ्यता के, और वहां पे जो लोग रहे, तो यहाँ पे जो ये लोग अपने जीवन या फिर इनका जो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर ले तो ये कैसी व्यवस्था थी, यहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी, यानी कि शहरी व्यवस्था थी। तो ये जो नगरीय और शहरी व्यवस्था जो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया, इसके बाद जो पाक हड़प्पा सभ्यता जिसको आप कर रहे हैं, वहां पे ये सभ्यता क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। सभ्यता इन द सेंस की शहरी नगरीय व्यवस्था समाप्त होके फिर से ग्रामीण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। तो इसको आपने क्या नाम दिया, ताम्रपाषाण कालीन। और इसी समय में यानी कि उत्तर हड़प्पा में मध्य एशिया से यानी कि ईरान से होकर के कई आर्य आए हैं भारत में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत जो है वहां के खेवर दर्रा से होते हुए इस उत्तर हड़प्पा में क्या हुए, आए, और इन्होंने ही वैदिक काल या फिर यहीं से वैदिक काल का शुरुआत होता है। ये मैंने आपको कल समझाया है, लेकिन ये अभी आपको मैं बताऊंगा जितने भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने क्या बताया है कि आर्य कहाँ से आए हैं। मैक्स मूलर ने जो बातें कहा, या फिर अभी मैंने आपको जो बातें बताई कि आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से, तो ये क्यों अधिकांश इतिहासकारों ने माना कि हाँ आर्य जो है मध्य एशिया से ही आए, उनके सारे चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो मेन टॉपिक है, पहले क्या मेन टॉपिक इसको समझिए। देखिए आज का जो मेन टॉपिक होगा हमारा, जो आज मेन टॉपिक है, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या रहा है, इसके बारे जितने भी इतिहासकार रहे हैं जो एग्जाम में आपके सवाल बन सकते हैं, और अगर मेंस में भी लिखने को आ जाए, या फिर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए, या ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो श्योर शॉर्ट यहाँ से बनेगा ही, जिसको समझते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, इस पे थोड़ा हम लोग समझते हैं, और उसके पीछे का जो रीजन दिए हैं इतिहासकारों ने उसके रीजन को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, तो देखिए सबसे पहला व्यक्ति जो हम लोग ले रहे हैं बाल गंगाधर तिलक को लेंगे, ठीक है, जो भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने काफी अध्ययन किया आर्यों के बारे में। कौन है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। कौन है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में काफी अध्ययन किया इन्होंने, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि जो आर्य हैं, आर्य कहां से भारत आए हैं, तो आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से भारत आए हैं। उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक सागर जो आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां से क्या है, आर्य आए हैं। आर्य कहां से आए हैं, देखिए ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फ्लोइंग से भी पूछा जा सकता है, सारे इतिहासकारों का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन मैच मिलान करने के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि आर्य का निवास स्थान कहाँ है, मूल निवास स्थान, या आर्य कहाँ से आए, तो आर्य उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक सागर से आए हैं। इसके पीछे इन्होंने क्या लॉजिक दिया, अब इसके लॉजिक को समझिएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जब इनके बारे वो अध्ययन कर रहे थे, यानी आर्यों के ऊपर जब ये अध्ययन कर रहे थे, आर्यों के ऊपर जब ये अध्ययन कर रहे, तो इन्होंने एक कथन पाया। कथन क्या पाया उन्होंने, एक कथन उन्होंने पाया कि यहां लंबे दिन, ध्यान से समझिएगा, यहां लंबे दिन और लंबी रातें होती है, लंबे दिन और लंबी रातें होती है। मतलब ये है कि 6 महीने दिन, ठीक है, और 6 महीने रात, 6 महीने रात। इट मीन्स क्या भाई,
तो ये जब बात इन्होंने या फिर ये कथन जब इन्होंने देखा, जब इन्होंने अध्ययन किया आर्यों के ऊपर, कि यहाँ इन्होंने देखा कि इनको एक कथन, एक स्टेटमेंट मिल रहा है कि यहाँ लंबे दिन और लंबे रातें होती है, मतलब 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं, है ना, ये आर्य कहां से आए हैं भाई? आर्कटिक सागर या फिर उत्तरी ध्रुव आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव जो आप देख रहे हैं वहां पे क्या 6 महीने दिन 6 महीने का रात का सिस्टम है। ये लॉजिक इनका रहा, उत्तरी ध्रुव से आने के पीछे का रीजन बताया, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बातें बताया, एक ये और भी रीजन दिया इन्होंने कि जो आर्य जो आए थे, आर्य का जो प्रमुख देवता है, आर्य का प्रमुख देवता क्या था? आग था, ठीक है ना, अग्नि है। आर्य की प्रमुख देवता क्या है? अग्नि। अब समझिए अग्नि जो देवता है, अब आप एक बार ऐसा समझिए कि गर्मी के दिनों में, है ना, गर्मी के दिनों में जब आप किचन में होते हैं और ठंडे के दिन में जब आप किचन में होते हैं, तो कब आपको बेचैनी से फील होती है? गर्मी के दिनों में। इट मीन्स ठंडी है तो भाई आपको आग चाहिए, तो आप देवता की पूजा कर रहे हैं, वो देवता कौन है? अग्नि देवता है। इट मीन्स ये लोग कहां पे रह रहे होंगे? ठंडे प्रदेशों में रह रहे होंगे। ठंडे प्रदेशों के प्रमुख देवता क्या होंगे भाई? अग्नि देवता होंगे। तो ये एक आधार इन्होंने रखा कि इस कारण भी आर्य जो है कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक सागर, क्योंकि पूरा बर्फ से बर्फ ही ढका हुआ ठंडा प्रदेश है, इसलिए आर्यों की प्रमुख देवता क्या है? अग्नि है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक सागर से आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या समझा? हमने आपको यह बताया कि जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने आर्यों के जब ऊपर अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया, एक कथन इनको मिल रहा है, ये कथन ये है कि यहाँ लंबे दिन और लंबी रातें होती है, मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती है। इसका मतलब ये कि ये कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यानी आर्कटिक सागर से आए हैं। और दूसरा ये इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं उनके प्रमुख देवता क्या है? आर्यों की प्रमुख देवता अग्नि है, और जो ठंडे प्रदेश जो है उनके प्रमुख देवता क्या होते हैं? अग्नि होते। तो ये सिद्ध करता है कि ये ठंडे प्रदेश से हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सागर से। पहला क्लियर हो गया। बाल गंगाधर जो इतिहासकार रहे उन्होंने अपना जो पक्ष रखा। चलिए अब दूसरा पक्ष देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है। अब इनके बारे और भी जानिएगा, इन्होंने जो अध्ययन किया और अध्ययन से इन्होंने भारत में जो भी सिस्टम को स्टार्ट किया उसको भी समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, देखिए जब स्वामी दयानंद, अच्छा स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना क्या था? कि इनका कहना यह था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना यह था कि जो ये आर्य हैं, ठीक है, इनका जो मूल निवास स्थान है वो है तिब्बत, यानी कि तिब्बत से भारत ये लोग आए हैं। इनका मूल निवास स्थान क्या है? तिब्बत। अब इसको समझिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, जब इन्होंने आर्यों के ऊपर जब अध्ययन किया, ठीक है, आर्यों के ऊपर जब इन्होंने अध्ययन किया तो इससे इन्होंने ये इतना प्रभावित हुए, तो इनका आपने सुना भी होगा, एक नारा भी है इनका। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। क्या कहा है इन्होंने? वेदों की ओर होगा, ठीक है, नॉट और लौटो, ठीक है। इट मीन्स क्या इसका मतलब है, समझिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इतना गहरा अध्ययन किया आर्यों के ऊपर कि उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटनी चाहिए। इन्होंने भारतीयों से कहा, ये भारतीयों को कह रहे हैं, भारतीयों को कह रहे हैं कि जो व्यवस्था, क्योंकि ऋग्वेद यानी कि जो वैदिक पीरियड जो आप देख रहे हैं, वैदिक पीरियड में मैंने आपको क्या बताया कि ये वैदिक पीरियड में हम क्या बात करेंगे? 4 वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, है ना। तो ये जो वेद की ओर लौटो, ये इसलिए कह रहे हैं भारतीयों को, क्योंकि जो ऋग्वेद में जो व्यवस्था है, ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था इन्होंने देखा है अध्ययन करने के बाद, वो व्यवस्था चाहते हैं कि हिंदू धर्म में फिर से अपनाने की जरूरत है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था फिर से हिंदू धर्म में जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो व्यवस्था को अपनाए। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वही व्यवस्था को अपनाए। वही व्यवस्था मतलब जो ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था है। अब क्या व्यवस्था है इसके बारे तो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, ऋग्वेद की सामाजिक स्थितियों को समझेंगे, उसके राजनीतिक स्थितियों को, राजनीतिक जीवन को समझेंगे, आर्थिक जीवन के बारे अध्ययन करेंगे, धार्मिक जीवन के बारे अध्ययन करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब अध्ययन किया आर्यों के ऊपर, इतना गहन अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया इन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटनी चाहिए। वेदों की ओर लौटनी इसलिए चाहिए क्योंकि वैदिक पीरियड क्या है? वेद पर आधारित है भाई। कितने वेद है? 4 वेद, जिसमें से जो ऋग्वैदिक जो व्यवस्था रहा है, यानी कि ऋग्वेद काल में जो व्यवस्थाएं रही है, वही व्यवस्था हमें फिर से, यानी हिंदू धर्म में जो लोग है वही धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को क्या करनी चाहिए? वो व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो इसका मतलब आपको समझ में आया? वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या है?
यानी कि जो भारतीय जो हिंदू हैं उनको पुनः फिर से जो ऋग्वेद में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को अपनानी चाहिए। अब यहां पे इनका जो मेन रीजन रहा कि ये तिब्बत से आए हैं, इसके रीजन को समझिए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए, इसी से प्रभावित होकर के यानी आर्यों का जब इन्होंने अध्ययन किया, उनकी सारी व्यवस्थाओं को पढ़ा, समझा, जाना, तो जो जो ऋग्वेद रहा है, ऋग्वेद जो वेद है, इनको लिखने वाले कौन है भाई? ऋग्वेद को लिखने वाले आर्य हैं। और इससे प्रभावित होकर इन्होंने भारत में क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है। आर्य समाज की किसने किया था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्या क्या मैंने पॉइंट बता दिया है। अब इसके पीछे देखिए, कोई भी घटनाएं घटी है तो उसके पीछे का लॉजिक समझना होगा भाई, क्योंकि आप स्टैंडर्ड पीसीएस यूपीएससी तक के एग्जामिनेशन को बैठने वाले हैं, इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर सकता है अच्छे अच्छे। तो जो आर्य समाज की स्थापना का जो आधार क्या रहा, तो अब आप समझ में आ रहा ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्यों के ऊपर काफी गहन अध्ययन किया था इन्होंने, और इतना गहन अध्ययन कहा करा, और उन्होंने जब जाना कि जो ऋग्वैदिक जो व्यवस्थाएं रही है वहां पे, वो व्यवस्थाएं को फिर से हम सारे हिंदुओं धर्म को क्या करना चाहिए? अपनानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक कथन डाला है, कथन दिया था, वेदों की ओर लौटो। और जो ऋग्वेद की जो रचयिता है आर्य, और इसी आर्य से प्रभावित होकर इन्होंने आर्य समाज की क्या की है भाई? स्थापना की है। ठीक है। आर्य समाज में क्या बातें बताई जा रही? वही बातें जो वेद में यानी कि ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई है। यहां तक समझ में आया कि नहीं कहा, या फिर ये बताइएगा। ठीक है। और यही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, क्या कहा है कि आर्य कहां से है? तिब्बत से। अब ऐसा इसीलिए कहा तिब्बत से आए हैं, अब इसको समझिएगा। तिब्बत से आए हैं ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इन्होंने ग्रंथ पाया, उस ग्रंथ में हिमालय जो है ना, हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत के लिए उस ग्रंथ में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मंजुवत पर्वत। ठीक है। मंजुवत बोल सकते हैं या मंजुवत पर्वत है। ठीक है ना। एग्जैक्ट मैं ये प्रोनाउंस अभी नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी भूल चुका हूं, मंजुवत है या मंजुवत पर्वत। ठीक है। जो भी है वो तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ। खैर, अभी आप समझिए, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि आर्य तिब्बत से आए हैं क्योंकि इन्होंने जब ग्रंथों को अध्ययन किया था तो उन्होंने ये पाया कि जो हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो जिक्र किया गया है, हिमालय पर्वत के लिए जो जिक्र किया गया है वो है मंजुवत पर्वत का जिक्र किया गया है। इट मीन्स जो आर्य रहे हैं, ये आर्य क्या है? हिमालय से परिचित होंगे, इसका मतलब तो यही है। और अगर ये हिमालय से परिचित है, इट मीन्स वो तिब्बत से, यानी कि भाई आप अगर एक बार मैप देख ले यहाँ पे, तो देखिए ये क्या रहा? ये हिमालय है भाई, और अगर ये हिमालय से यानी कि इस साइड से कहाँ आर्य आए, इसलिए कहा गया कि आर्य क्या है आपका? तिब्बत है ना ये पूरा। इसलिए इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं ये तिब्बत से आए हैं। देखिए ये रीजन समझ में आया कि नहीं आया? स्वामी दयानंद सरस्वती का पहले ये बताइए। आपसे पूछा जाएगा कि जो ऋग्वैदिक जो काल रहा है या ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, किस शब्द का उल्लेख किया गया? तो मंजुवत पर्वत का उल्लेख किया गया। तो दोनों की विचारधारा आपको समझ में आई, स्वामी दयानंद सरस्वती की, बताइए। उसके बाद आपको मैंने बता दिया बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है। चलिए, अब जो मेन सारे इतिहासकारों का मानना होता है, या फिर उन्होंने क्यों माना, या हम लोग आज जो पढ़ रहे होते हैं, जो कह भी रहे होते हैं, किताबें में भी जो लिखी होती है कि आर्य जो आए हैं मध्य एशिया ईरान से, अब उसको समझते हैं उसके रीजन को। ठीक है ना। चलिए, तो जो जर्मन के एक इतिहासकार हैं, एक मिनट मेरे भाई, जर्मन के इतिहासकार होंगे, जर्मनी के क्या है? एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है, जर्मनी के इतिहासकार का नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं, ठीक है, जो आर्य हैं ये कहां से आए हैं? ये आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए। कहां से भारत आए भाई? मध्य एशिया से भारत आए। अब इसके पीछे इन्होंने प्रमाण दिए हैं। ठीक है। ऐसे इन्होंने कहा, इन्होंने प्रमाण भी दिए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का आपने देखा लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक तिब्बत से क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ग्रंथ पढ़ा तो उन्होंने हिमालय पर्वत के लिए मंजुवत पर्वत का जिक्र देखा करते हुए उनको मिला है, यानी कि आर्य जो थे हिमालय पर्वत से परिचित थे, इसलिए इन्होंने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक का आपने रीजन समझा कि उन्होंने ये पाया कि 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, इट मीन्स कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव में, आर्कटिक सागर, और इनके प्रमुख देवता अग्नि है, तो ठंडे प्रदेश के जो क्षेत्र है उनके प्रमुख देवता ही अग्नि होंगे भाई, है ना। तो ये इनका लॉजिक रहा था। लेकिन मैक्स मुलर की जो बातें रही कि जो आर्य आए थे, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए। और अधिकतर इतिहासकारों का, ठीक है ना, अधिकतर इतिहासकारों ने माना भी, अधिकतर इतिहासकारों ने माना कि
अधिकतर इतिहासकारों ने क्या किया, इसको माना, अधिकतर इतिहासकारों ने क्या किया, इसको माना कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया या फिर सेंट्रल एशिया से आए हैं। और आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं यही चीज है कि आर्य जो आए हैं मध्य एशिया। लेकिन भाई रिजल्ट नहीं रहना मेंस के लिए, या इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप सारे इतिहासकारों का बारे बताएंगे कि मैक्स मुलर का ये मानना था, इसके पीछे इन्होंने ये लॉजिक दिया, दयानंद सरस्वती का ये मानना था, उसके बाद विवेक का बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था, ठीक है ना, ये सारी बातें। अब इसके पीछे इन्होंने दो प्रमाण दिए हैं, ठीक है। पहला प्रमाण ये दिया है इन्होंने, साहित्यिक प्रमाण दिए हैं, ठीक है। साहित्यिक प्रमाण देकर इन्होंने प्रूव किया है कि क्यों आर्य मध्य एशिया से आए हैं। और दूसरा प्रमाण इन्होंने पुरातात्विक प्रमाण भी दिए हैं, ठीक है। पुरातात्विक प्रमाण देकर के भी इन्होंने बताया है कि क्यों आर्य मध्य एशिया से मैं इसको कह रहा हूं। इस कारण देखिए दोनों सोर्सेज से इन्होंने प्रमाण दिया, इस कारण कई इतिहासकारों ने माना। साहित्यिक स्रोत में इन्होंने क्या कहा कि देखिए जो आपको पता है, क्या पता है, इन्होंने ये कहा कि जो आर्य हैं, आर्यों की जो प्रमुख ग्रंथ है, आर्यों का जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, वो क्या है भाई, ऋग्वेद है। बताइए है कि नहीं भाई, आर्यों की जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है, ऋग्वेद है। और इसी प्रकार 1400 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व कह लीजिए, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व कर लीजिए, जो ईरान में एक ग्रंथ है, ठीक है ना, ईरान में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवस्था, जिसका क्या नाम है, अवस्था एक ग्रंथ है। इन दोनों में यानी कि ऋग्वेद और अवस्था दोनों में 10 मंडल की चर्चा देखने को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि अगर आर्यों का जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है और ईरान में जो ग्रंथ है वो अवस्था एक जो ग्रंथ है 1400 ईसा पूर्व की जो ग्रंथ है जहां पे 10 मंडल की चर्चा की गई, इट मीन्स ये बता रही है कि यहाँ पे जो आर्य हैं इनका निवास स्थान कहाँ रहा होगा, ईरान। ये साहित्यिक प्रमाण दिया। इसके साथ साथ इन्होंने पुरातात्विक प्रमाण ये दिया कि ईरान में इनको एक अभिलेख मिला है, ठीक है, ईरान में इनको एक अभिलेख मिला। ये नाम एकदम याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है आपसे, ठीक है। तो देखिए अच्छा एक चीज तो ये याद रखिए कि ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिख दिया गया, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होनी है। तो उस अभिलेख का नाम आपको याद रखना है, जो ईरान में उनको अभिलेख मिला उसका नाम है बोगज कोई अभिलेख, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख। अब इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें इनको मिली और कैसे इन्होंने प्रूव किया कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। बोगज कोई में क्या लिखा हुआ है कि जो दो राजा हैं, ठीक है, और दो राजा क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, किसके समक्ष, किसको साक्षी मानते हुए, ऐसे समझिए, संधि कर रहे हैं किसको साक्षी मान करके, इंद्र, वरुण और अग्नि को। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, अग्नि देवता की पूजा कर रहे हैं ईरान के लोग। और अगर देखा जाए ऋग्वेद जिसकी रचना किसने की है, आर्य ने की है, तो आर्यों का भी प्रमुख देवता क्या है, अग्नि है। तो ये जो धार्मिक व्यवस्था जो आप देख रहे हैं या धार्मिक समानता जो देख रहे हैं, ये प्रूव करता है कि इनका जो मूल निवास स्थान जो रहा है वो एक है। समझ में आया, यानी आर्य जो हैं और ईरान जो, मतलब आर्य जो आए हैं वो कहां से आए हैं, ईरान से ही आए हैं। साहित्यिक प्रमाण में इन्होंने क्या बताया कि भाई आर्यों का जो एक ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद, उसी प्रकार ईरान में भी एक ग्रंथ है अवस्था। इन दोनों ग्रंथों में 10 मंडल की चर्चा की गई है। तो ये एक प्रमाण है ना भाई, वहां भी 10 मंडल, यहां भी 10 मंडल। तो ये प्रूव करता है कि आर्य जो आए हैं कहां से आए हैं, ईरान से ही आए हैं। दूसरा पुरातात्विक प्रमाण ये मिल रहा है हमें कि ईरान में एक अभिलेख मिला है, बोगज कोई अभिलेख, जिसमें दो राजा संधि कर रहे हैं, किसको साक्षी मानते हुए, जो देवी देवता है इंद्र, वरुण और अग्नि। अग्नि यानी अग्नि भी आपको पता है ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता अग्नि है, यानी आर्यों के प्रमुख देवता अग्नि है। इट मीन्स ये धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक समानता ये प्रूव करता है कि इन दोनों का मूल निवास स्थान क्या है, एक है। तो अब ये जो एक इन्होंने जो प्रमाण दिया, इन्होंने चाहे आप साहित्यिक प्रमाण ले ले चाहे पुरातात्विक प्रमाण, इस कारण अधिकांश इतिहासकारों ने माना कि जो आर्य है कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। ये अब आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइएगा, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद अब और कुछ चीजों को मैं बता दूं, कुछ और एक दो इतिहासकार है जिन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में शायद मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है ना, तो चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। और उसके बारे में आपको समझूं या फिर उससे पहले मैं आपको नोट्स में एक बार सारी चीजें मैं आपको एक बार डिस्कशन करवा देता हूं, है ना। चलिए एक बार पहले देख लेते हैं, 1 मिनट मेरे भाई। देखिए दो और इतिहासकारों के बारे जान लीजिए, 3 हो गया आपका, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर, और 2 का नाम आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा,
ठीक है। देखिए एक व्यक्ति है अविनाश चंद्र बोस, ठीक है, कौन है? अविनाश चंद्र बोस। इन्होंने क्या कहा कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? आर्यों का जो निवास स्थल वो क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश है, ठीक है। ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या, मैं अभी आपको समझाऊंगा, मैप में भी सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या है? ये इनका मूल निवास क्या है? आर्यों का मूल निवास, ये बस अभी आप याद कर लीजिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आर्यों का मूल निवास स्थल कहाँ है? सप्त सिंधु प्रदेश को बताया है। और एक इतिहासकार है जिनका नाम है गंगानाथ झा, ये सब पूछा गया है एग्जाम में भाई, गंगानाथ झा। इन्होंने कहा कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए इतना डेप्थ में जाकर चीजें कराने के पीछे रीजन ये है कि आपका यूपीएससी ने जो सवाल पूछा है उस सवाल को आप बना पाए, ठीक है। तो गंगानाथ झा ने क्या कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? उन्होंने कहा ब्रह्म ऋषि, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश को बताया कि इनका मूल निवास। ब्रह्म ऋषि देश कहाँ है? ये सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ है? ये हम आपको अभी मैप में समझाएंगे। पहले इतना समझ में आया। देखिए पांचों जो इतिहासकार के बारे में अभी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले नोट्स में आते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट जानकारियां ले ली है। उसके बाद अभी हम लोग और थोड़ी थोड़ी बहुत चीजों को डिटेल करना बाकी है। देखिए हमने जाना वैदिक सभ्यता या फिर संस्कृति, क्या कहना सही है? इसका जो टाइम पीरियड होगा 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसकी टाइम पीरियड होगी। इसमें हमने कहा कि हम इसको दो भाग में पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। एक होगा आपका ऋग्वैदिक संस्कृति और एक होगा आपका उत्तर वैदिक संस्कृति, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड होगा आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति की। यहां तक क्लियर है? ये दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल को, ठीक है। यानी कि हम लोग इस वैदिक पीरियड में हम लोग दो चीजों को देखेंगे। एक पहले ऋग्वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो उत्तर वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके बाद हम लोग अगर देखें तो हमने आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सिंधु सभ्यता है आपकी, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या बोलेंगे भाई? ताम्रपाषाण कालीन, क्योंकि शहरी व्यवस्था, नगरी, पहली नगरीय व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता, जिसके पतन के बाद कुछ हड़प्पा स्थल रह गए थे जहां लोग रह रहे थे, लेकिन ये जो लोग रह रहे थे वो शहरी व्यवस्था यहाँ पे क्या थी? समाप्त हो चुकी थी। कैसी? ग्रामीण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। उत्तर हड़प्पा में एक ताम्रपाषाण कालीन युग स्टार्ट हो गया था और इसी समय यानी कि इसी उत्तर हड़प्पा में आर्यों का क्या हुआ? आगमन हुआ। और इनके आगमन से ही वैदिक संस्कृति का क्या हुआ? उदय हमें देखने को मिला, ठीक है। यानी आर्य ही क्या किए हैं? वैदिक संस्कृति का उदय या फिर वैदिक संस्कृति का विस्तार क्या है भारत में। कहाँ आए थे? तो मैंने आपको बताया था लोकेशन, अभी मैप में दिखाऊंगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो पंजाब वाला क्षेत्र है और थोड़ा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, ठीक है। पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, पूरा पंजाब हो गया, सतलज नदी से लेकर के आपको गंगा यमुना तक का जो क्षेत्र दिख रहा है ना, वहां तक के क्षेत्र जो होंगे, यहां पर आर्यों ने क्या किया? वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का इन्होंने क्या किया? विस्तार किया या उदय किया। अभी मैं आपको मैप में सारी चीजें दिखाऊंगा। ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्यों? अब इसको लॉजिकली समझिए। मैंने बताया उत्तर हड़प्पा में ये लोग आए और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ये सभ्यता थी। और मैंने ये बताया था कि जो उत्तर हड़प्पा है किससे काफी श्रेष्ठ होंगे? पाक हड़प्पा से, ठीक है। क्यों? इसके पीछे का मैंने लॉजिक भी बताया था। देखिए अब इसके बाद अगर देखेंगे तो वैदिक संस्कृति की जो इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? साहित्यिक स्रोत है, लेकिन लिखित विवरण भी मैंने क्या बताया है? पर्याप्त नहीं थे। इसलिए इसे हम किस कालखंड में रखते हैं? आदि ऐतिहासिक कालखंड में इसे रखा गया है। अब देखेंगे इस काल की जानकारी हमें कैसे मिली है? वेदों से मिलती है, इसलिए इसे हम वैदिक सभ्यता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो, अच्छा अब एक चीज को समझिए, वेदों, इसके बारे क्या मतलब है? वेदों से मिलती है ना भाई। तो देखिए जो भी वेद होंगे, वेद के आपको लेखक कभी नहीं देखने को मिलेंगे। समझिएगा इसके पीछे के रीजन को। मतलब आप जैसे ऋग्वेद बोल रहे तो इसके लेखक नहीं मिलेंगे, जैसे महाभारत तो इनके लेखक मिलेंगे, क्योंकि जो वेद लिखे गए हैं कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। उसको व्यक्ति कहना भी सही नहीं है, कोई एक ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा है। कई सारे ऋषि मुनि आए और उनकी विचारधारा को रखा गया, उनकी बातों को जो बताया गया उसको साहित्य, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया। उस आधार पर तो कई ऋषियों इसके लेखक हो गए ना, इसलिए कोई एक पर्टिकुलर लेखक इनका आपको कभी नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। ये समझ में आया? इसलिए कहा गया है कि इस काल की जानकारी हमें कहां कैसे मिलती है? वेदों से मिलती है, इसलिए इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। चलिए, वेद शब्द का संस्कृत अगर अर्थ देखेंगे, संस्कृत भाषा में होता है विद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद शब्द किससे लिया गया? विद से, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान।
आर्य शब्द का अर्थ क्या है भाई? श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम और उत्कृष्ट। अब एक चीज को समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी का जो सवाल है उस सवाल को आप बना नहीं पाएंगे अगर इस लाइन को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो। देखिए, यूपीएससी एग्जाम है या अदर एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे है, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी यानी पीसीएस, यूपीएससी अलग हो गया, इधर वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जामिनेशन, जेएसएससी, बिहार एसएससी, ये हो गया। तो उसमें अगर आपसे पूछा जाता आर्य शब्द का अर्थ, तो श्रेष्ठ, बेस्ट, कुलीन, उत्तम, उत्कृष्ट लिख सकते हैं। लेकिन आप यूपीएससी, बीपीएससी का जब आप एग्जामिनेशन देंगे वहां पे आर्य शब्द किसको इंगित कर रहा है अगर आपसे पूछा जाएगा, और वहां पे श्रेष्ठ भी रहेगा, तो उस समय आप श्रेष्ठ को टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आर्य क्या कह रहे हैं भाई? आर्य जो है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है भाई? वो अपने आप को क्या बता रहे? श्रेष्ठ बता रहे। किससे श्रेष्ठ आखिर ये बता रहे? अब इसको पहले समझिए, ठीक है ना, कि ये जो आप भारत जो देश को देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप भारत जो देश को देख रहे हैं, एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा मैप को बना लिया जाए, चलिए, ठीक है। और इधर आपका पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर इलाका हो गया, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा मैप खराब बना है, कोई बात नहीं। चलिए, ये आपका पूरा, ये अगर देखा जाए तो ये आपका जो देख रहे हैं ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अफगानिस्तान का देखिए कौन सा क्षेत्र है, ये पूर्वी भाग हो गया ना अफगानिस्तान का, ये पश्चिमी हो गया, और ये पूरा पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक है। और इधर का जो क्षेत्र देख रहे हैं पूरा पंजाब, और यहाँ से अगर आप देख लें तो मैं आपको यहाँ से एक नदी निकाल दे रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको एक नदी दिखाऊंगा भाई, कौन सी नदी होगी? सतलज नदी, है ना। सतलज नदी इधर से आएगी आपकी, ठीक है, और यहाँ से आपकी निकल गई गंगा, और यहाँ से आ गई आपकी यमुना। तो इधर वाला, ये वाला जो रीजन, इतना रीजन, ये रीजन जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे येलो कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ये वैदिक काल का रीजन है, यानी यहाँ पर आर्य आए और यहीं पे वैदिक सभ्यता क्या हुई, यहाँ पे वैदिक सभ्यता का उदय देखने को मिला, ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्र। और जो वैदिक काल में जो लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या जो देखने को मिला, ये जो एरिया देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए वैदिक सभ्यता का अगर आपसे पूछा जाए केंद्र, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का केंद्र ये रहा है। इसको हम लोग कहेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ब्रह्मवर्त, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, क्यों कहा गया है इसको मुख्य केंद्र, क्योंकि यहाँ पे ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उसकी जो जनसंख्या थी यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिला। अब यहाँ पे समझिए, हड़प्पा सभ्यता है भाई, अभी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कुछ स्थल क्या है हड़प्पा के अभी भी बचे रह गए। मैंने आपको बताया कि इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली गई सभ्यता क्या खत्म हो सकती है? अचानक नहीं। और इसी समय बाहर से कौन आ रहे हैं? विदेशी भारत आ गए हैं, ठीक है ना। कौन आ गए हैं भाई? आर्य भारत आ गए, ठीक है। और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं भाई? श्रेष्ठ। देखिए, कई इतिहासकारों को तो ये मानना है कि यहाँ भारत में आदिवासी लोग रह रहे थे, ठीक है, और ये आदिवासी से इन्होंने, आर्य ने क्या कहा कि हम क्या है भाई? श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ है? अब इसको समझिए। आर्य अपने आप को इसलिए श्रेष्ठ कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो भाषा है और इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो भाषा है और इनकी जो विचारधारा है, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे भारत में पहले से, उत्तर हड़प्पा में जो लोग रह रहे थे या आदिवासी जो लोग रह रहे थे, उनकी जो भाषा है, ठीक है, और उनकी जो विचारधारा है, उससे हमारी भाषा और विचारधारा क्या है? श्रेष्ठ है। और जो हमारी भाषा विचारधारा को मान लेंगे या मान रहे हैं उसे हम आर्य कह रहे हैं, और जो नहीं मानेंगे या नहीं माने उसको हमने क्या कहा? अनार्य कहा, ठीक है, अनार्य कहा। ये आप पहले समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में जाके चीजें को कर रहा हूँ भाई। मैंने आपको ये बताया कि जो भारत में आर्य बाहर से आए, मध्य एशिया से, इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ क्यों कहा या आर्य का अर्थ श्रेष्ठ क्यों हो रहा है? ये श्रेष्ठ इसीलिए क्योंकि इनकी भाषा और जो विचारधारा है, जो यहाँ पे लोग आदिवासी या उत्तर हड़प्पा में जो लोग रह रहे थे, उनसे क्या है? अच्छी इनकी भाषा है या कठिन स्तर की इनकी भाषा है या इनकी सोच समझ विचारधारा अच्छी है, इसीलिए। तो जो इनकी भाषा विचारधारा को मान लिए उनको आर्य कहा गया, जो नहीं माने उनको अनार्य कहा गया। अब इसको और एक थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। चलिए, इसको मैं यहां से हटाऊं। अब एक बात क्या आपको समझ में आ रहा है? आप क्या सोच रहे हैं कि जो आर्य आए हैं, ठीक है, ये जो आर्य आपके भारत आए, क्या अचानक एक दिन में घोड़े से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो हिंदू कुश पर्वत जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए खैबर दर्रस आ गए? नहीं भाई। देखिए, यहाँ से जब जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ से कुछ कबीला निकले हैं, ठीक है, यहाँ आए, यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे लोगों ने जीवन यापन किया,
ठीक है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपनाए, यहाँ की भाषा विचारधारा को अपनाए, फिर यहाँ से कुछ वर्षों के बाद फिर यहाँ से ये आगे बढ़े, यहाँ इन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को बसाया, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को सीखा। लेकिन इसके बाद ये फिर धीरे जब आए, जब ये भारत एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है, जब ये भारत आए, समझिएगा भाई, जब ये भारत आए तो अब इस क्रम को आपको क्या आप समझ पाए कि नहीं है, ये भारत कैसे आए, यानी कि जैसे कि आज आप गुलगुलिया शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्या भाई, कोई इनका फिक्स एरिया नहीं, आज यहाँ कुछ समय के बाद यहाँ, तो ये जहां जहां गए उस क्षेत्र की क्या किए भाई, जो सर्वोत्तम भाषा रही, जो उच्च श्रेणी की जो विचारधारा रही, उसको क्या किए, स्वीकार किए, और जो जो लोग उसको स्वीकार किए उसको उन्होंने क्या कहा, आर्य कहा। तो उसी प्रकार जब ये भारत आए, तो भारत जब ये आए तो भारत में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख और सबसे कठिन भाषा कौन थी, संस्कृत, ठीक है, कौन सी भाषा थी भाई, संस्कृत। तो ये जो आर्य भारत में जब ये बसे, जो उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे बढ़ते गए, तो इन्होंने जो संस्कृत भाषा को क्या किया, स्वीकारा, और इसी संस्कृत शब्द भाषा में ही तो आपका पूरा ऋग्वेद या फिर वेद लिखा गया है। तो जिन लोगों ने संस्कृत शब्द को स्वीकार किया उसको इन्होंने क्या कहा, आर्य कहा, जिन्होंने नहीं स्वीकारा उसको इन्होंने अनार्य कहा। तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ क्यों है, ये आपको समझ में आया, बताइए, आर्य श्रेष्ठ क्यों है भाई। आर्य श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि इनकी जो भाषा है और इनकी जो विचारधारा है वो सबसे अच्छी विचारधारा है और सबसे अच्छी इनकी भाषाएं हैं, इसीलिए। तो आर्य अगर भारत में देखा जाए तो इनकी भाषा क्या है, या इन्होंने जो ऋग्वेद या वेद जो लिखा किस भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। अब ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर हम आर्य को श्रेष्ठ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, भाषा और विचारधारा के आधार पर हम इनको श्रेष्ठ कर रहे हैं, ठीक है। जो इनकी भाषा को, इनकी विचारधारा को अपनाएगा उनको हम क्या कहेंगे, आर्य, और जो नहीं स्वीकार किया उनको इन्होंने क्या कहा, अनार्य कहा। क्लियर है। अब ये चीज जब आप समझ चुके हैं तो देखिए सवाल यहाँ पे जो आपके इंटरव्यूअर भी आपसे सवाल ये कर सकता है कि आपने क्या अभी जो जर्मन के जो इतिहासकार रहे, ठीक है, जर्मनी के जो इतिहासकार रहे मैक्स मूलर, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो साहित्यिक प्रमाण जो दिया है, ठीक है, साहित्य, अब आप बता पाएंगे इसके आंसर को जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। इन्होंने जो साहित्यिक प्रमाण दिया है कि जो आर्य का जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो क्या है, आपका ऋग्वेद है, ठीक है, और जो हमें 1400 या फिर 1500 ईसा पूर्व जो हमें ईरान में जो ग्रंथ मिली है, ठीक है, अवस्था जो ग्रंथ मिली है, ठीक है, अवस्था जो ग्रंथ मिली है, इन दोनों में क्या है भाई, किस चीज की बात की जिक्र की गई थी, 10 मंडल की बात की गई थी। इसकी यही समानता बता करके तो इन्होंने कहा कि ईरान से ही आर्य आए हैं। लेकिन मुख्य बात आपसे ये आयोग पूछेगा कि जो ऋग्वेद लिखी गई है किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, और वही अवस्था अगर आप देखेंगे तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। तो अब ये समानता कैसे आप कर सकते हैं कि अगर आर्य ईरान से ही आए हैं तो ये ऋग्वेद या तो फारसी भाषा में लिखा होना चाहिए या अवस्था संस्कृत भाषा में, दोनों ग्रंथ की भाषा सेम होनी चाहिए, है ना। लेकिन अब आप इसको ऐसे समझाइएगा जो मैंने अभी आपको दिया कि जो आर्य मध्य एशिया से भारत आए हैं वो एक दिन में भारत नहीं पहुंचे, ये इस तरह से अपने कुछ पीढ़ी इनकी एक जगह बसी, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति यानी वहाँ की भाषा, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की कल्चर को एक्सेप्ट किया, फिर वहाँ से उसके कुछ पीढ़ी आगे बढ़े, यहाँ आए तो वहाँ की भाषा संस्कृति उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जब ये भारत आए तो भारत की जो भाषा रही संस्कृत को इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकारा, और उस संस्कृत भाषा को क्या क्या आधार बना करके उन्होंने सारे वेदों की रचना की है। और उन्होंने कहा कि जो संस्कृत या हमारी जो विचारधारा को मान रहे उनको आर्य और जो नहीं मान रहे उनको अनार्य। अब इस चीज को भी समझिए कि ये जो संस्कृत है और ये जो फारसी भाषा जो है, जिस प्रकार संस्कृत जितना कठिन स्तर की भाषा है, ठीक है, उतना ही आपका फारसी भी क्या है, आपका कठिन स्तर की एक लैंग्वेज है या फिर भाषा है। इसलिए और पुख्ता ये प्रमाण हो जाता है कि आर्य ईरान से आए थे, क्योंकि आर्य ने यहाँ भारत आकर के भी किस शब्द का चयन किया, वही कठिन स्तर का शब्दों का चयन किया, जो ईरान में सबसे कठिन स्तर का जो लैंग्वेज या जो भाषा थी वो फारसी। समझ में आया अब कि क्यों। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो मैक्स मूलर ने जो प्रमाण दिया है या मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग जो हम मान रहे होते हैं कि आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया ईरान से आए हैं, इसके पीछे का जो रीजन है
कि जो आर्यों का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है और जो ईरान में जो एक ग्रंथ मिली है अवस्था, इन दोनों में 10 मंडल की चर्चा की गई। लेकिन जो ऋग्वेद है इसकी जो रचना है संस्कृत भाषा में और अवस्था की जो रचना की गई है वो फारसी भाषा में। तो जब ये दोनों का मूल निवास स्थान एक है तो इनकी भाषा भी एक होनी चाहिए था, या तो दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में मिलनी चाहिए या फिर दोनों ग्रंथ फारसी भाषा में मिलनी चाहिए। लेकिन हमें ये एक भाषा में क्यों नहीं मिली, इसलिए इसके पीछे का रीजन ये रहा कि जो आर्य भारत जब आए, ठीक है, आर्य जब भारत आ रहे हैं तो एक दिन या एक महीने में ही वो भारत नहीं पहुंच चुके थे, कई वर्ष इनको लगे हैं। एक एक क्षेत्र ये आए, उनकी कुछ पीढ़ी आगे बढ़े तो वहां की सभ्यता को सीखा। जब ये भारत पहुंचे इस क्षेत्र में तो भारत यहाँ की जो सबसे कठिन स्तर की जो भाषा रही संस्कृत, उसको उन्होंने स्वीकारा। तो जिस प्रकार ईरान की सबसे कठिन भाषा फारसी है, यानी कि कठिन स्तर पे दोनों को देखा जा रहा है, ईरान में भी कठिन स्तर की भाषा फारसी, भारत में भी संस्कृत, और इन्हीं कठिन स्तर की भाषा पे दोनों जगह ये ग्रंथ की क्या की गई, रचना की गई है, जहां पे 10 मंडल की चर्चा देखने को मिलती है। क्लियर है भाई? चलिए अब आ जाइए नोट्स में। देखिए यहां तक चीजें बहुत डेप्थ में जानी जरूरत है भाई, अगर इस स्टैंडर्ड पे, क्योंकि आपको देखिए सवाल क्या आपका, चलिए मैं यूपीएससी का सवाल भी आपसे पूछ लूं, क्योंकि अब आप इस सवाल को बनाने लायक बन चुके हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आएंगे। अब आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपने सुन लिया इन सारी चीजों को। देखिए सवाल आपसे ये पूछा गया है, आर्य जो शब्द है, ठीक है ना, बस इस आर्य शब्द के ऊपर ही यूपीएससी ने खेला कर दिया। आर्य शब्द के बारे में पूछ रहा है कि आर्य शब्द क्या इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है ये बताइए। आपका यूपीएससी का ये पूछा गया सवाल है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाकर देख सकते हैं। ऑप्शन पहला ही आपको दिया गया है, श्रेष्ठ समूह को, ठीक है, श्रेष्ठ समूह को इंगित करता है, श्रेष्ठ समूह को इंगित करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको ही टिक करके आए। ऑप्शन बी यहां दिया कि वेद के समूह को, वेद के समूह को। ऑप्शन सी में दिया गया है कुछ स्पेशल क्षेत्र को, कुछ मैं यहां पे लिख दूं, ऑप्शन मुझे भी याद नहीं भाई, 2-3 ऑप्शन याद है, खास क्षेत्र में लिख दे रहा हूं। और ऑप्शन डी जो है भाषा के समूह को, ठीक है, देखिए भाषा के समूह को, सही आंसर तो भाई यही है, भाषा के समूह को, ठीक है। और ये ऑप्शन एकदम अंतिम में देने का पीछे रीजन ये है कि देखिए पता है आर्य हम पढ़ रहे हैं, आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, फट से टिक करेंगे। वेद के समूह थोड़ा बहुत लगेगा, हाँ भाई आर्य है तो आर्यों ने वेद की रचना की है, खास क्षेत्र ये होगा नहीं। भाषा के समूह से क्या मतलब भाई, समझिए ये आप यूपीएससी के पेपर में बैठे हैं, बीपीएससी जेपीएससी में बैठे हैं। अब यही सवाल अगर आपका आरआरबी पूछ लिया होता, एसएससी पूछ लिया होता है ना, बिहार एसएससी पूछ ले सीजीएल में, या जेएसएससी पूछ ले आपसे सीजीएल में, तो आप इसको टिक कर लेंगे तो सही आपको कर दिया जाएगा आंसर। लेकिन जब आप बैठ रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी में भाई, ठीक है, जब आप बीपीएससी जेपीएससी में बैठ रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझना होगा आर्य शब्द क्या इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ को करता है क्या, नहीं, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये श्रेष्ठ क्यों बन रहा है आर्य, उसकी भाषा के कारण, है ना। अभी मैंने आपको समझाया कि इनकी जो भाषा संस्कृत को स्वीकार किया उसको इन्होंने क्या कहा, आर्य कहा। जो उनके विचारधारा को माना उनको आर्य कहा, और जिन्होंने नहीं माना उनको क्या कहा, इन्होंने अनार्य कहा। तो अब आप इसके आंसर तक पहुंच चुके होंगे, अब आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 कालखंड में हम इसको पढ़ेंगे, एक होगा ऋग्वैदिक काल और एक होगा उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में अगर हम देख लें तो इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलेंगे। 4 वेद हैं, मैंने बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में। तो अब हम आपको ये समझा चुके हैं आर्यों के मूल निवास स्थल को। तो देखिए आर्यों के मूल निवास स्थल कहने का मतलब क्या है। अच्छा अब इसको हाँ चलिए कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। देखिए आर्य का जो मूल निवास के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया अभी। और देखिए यहाँ मैंने एक जगह सब कुछ लिख दिया। देखिए जैसे बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि आर्य का जो निवास स्थल है वो क्या है, निवास स्थल वो है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक सागर, ठीक है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक सागर क्यों है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको मैं लिख करके तो दूंगा नहीं भाई। चलिए इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि आर्य कहां से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। और इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब इन्होंने ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया, इससे इन्होंने ये इतना प्रेरित हुए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्यों, ये मैंने आपको समझाया कि जो ऋग्वैदिक काल में
जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भारतीय हिंदू जो है उसको क्या करे, फिर से अपनाए या फिर उसकी शुरुआत करे। और साथ के साथ जो आर्य जो ऋग्वेद की जो रचना की थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने भारत में क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद जो इतिहासकार है गंगानाथ झा ने क्या कहा, आर्यों का निवास स्थल क्या है, बहर्षि देश। अभी मैं आपको बताऊंगा मैप में सारा कुछ। और अविनाश चंद्र बोस ने क्या कहा, आर्य कहां से आए हैं, सप्त सेंधो प्रदेश, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और मैक्स मुलर ने क्या कहा, ये मैंने आपको पूरे चीजें आपको अच्छे से समझाई है कि आर्य कहां से आए हैं, तो आर्य मध्य एशिया ईरान से भारत आए थे। अब इसके लिए इन्होंने 2 प्रमाण दिए हैं, एक साहित्यिक प्रमाण दिए हैं। अब साहित्यिक प्रमाण में इन्होंने क्या कहा था कि आर्य का जो प्रमुख ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद था। और ठीक 1500 ईसा पूर्व जो ईरान में वहां के जो ग्रंथ था एक अवस्था ग्रंथ है। जो दोनों ग्रंथ में क्या सिमिलरिटी देखा गया कि वहां पे 10 मंडल की दोनों ग्रंथों में चर्चा की गई है। ये ग्रंथ की समानता बताती है कि दोनों की मूल निवास क्या होगी, एक होगी। और यहाँ पे मैंने आपको अभी एक लॉजिक भी ये बताया कि अगर आपसे ये बात यहाँ पे कर लिया जाए कि अगर यहाँ पे दोनों अवस्था और आपकी क्या हो गई भाई, अवस्था ग्रंथ है और एक आपका ऋग्वेद ग्रंथ जो है, दोनों अगर मतलब कि मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से आए, ईरान से आए हुए आर्य लिखे हैं, तो दोनों की भाषा क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, फारसी होनी चाहिए। ये मैंने अब आपको समझाया कि क्यों ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया और क्यों अवस्था फारसी में लिखी गई। ठीक है, ये अगर आपसे सवाल कर लिया जाए तो अब आप इसको समझा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ईरान से आर्य भारत नहीं आए थे, कई वर्ष लगे। धीरे धीरे एक कबीला आया, एक कबीला के बाद वहां पे जो लोग रहे, जो उनके जो वंशज रहे, उनके बाद उनकी पीढ़ी आगे आए, तो वहां की सभ्यता जिस क्षेत्र में रहे उस सभ्यता, उस क्षेत्र की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कला, कल्चर, सारी चीजों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चीजों को लिया। तो उसी प्रकार भारत में जो सबसे कठिन भाषा रही क्या थी, संस्कृत। ये सब हो गया। ठीक है, और इन्होंने पुरातात्विक प्रमाण में क्या बताया कि मैक्सवेल ने कहा कि ईरान में कौन सी अभिलेख मिली थी, बौद्ध जो कोई अभिलेख मिली थी जिसमें क्या मिला था कि जो 2 राजा है संधि कर रहे थे, किसको साक्षी मान के, इंद्र, वरुण और अग्नि को। और सबसे इंपॉर्टेंट थी आपके अग्नि, कि अग्नि को भी यहाँ साक्षी माना जा रहा है, यानी कि इनकी प्रमुख देवता जो है भाई क्या है, ईरान के अग्नि है। इट मीन्स और आर्यों के भी प्रमुख देवता क्या है भाई, अग्नि है। तो धार्मिक व्यवस्था दोनों जगह एक समान है, इसलिए इतिहासकारों ने माना कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। अब देखिए, ये जो भौगोलिक स्थिति जो मैप में दिखाया गया, अब इसको समझना है। देखिए, ये जो आपको दिखाया गया सप्त सेंधव क्षेत्र है ना, किसने कहा था सप्त सेंधव क्षेत्र, यानी कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है, किसने कहा था, अविनाश चंद्र बोस ने कहा था। देखिए, याद रखना है भाई, किसने कहा था, अविनाश चंद्र बोस ने। और गंगानाथ झा ने क्या कहा था, बहर्षि देश जो है आर्यों का निवास स्थान। अब समझिए कि सप्त सेंधव क्षेत्र क्या है, प्रदेश क्या। अभी वहां पे मैंने लिख दिया सारी चीजें, सिंपल है। देखिए, सप्त सेंधव प्रदेश मतलब क्या है, सप्त मतलब क्या हो गया, 7। ठीक है, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यानी कि सिंधु, 7 नदी में कौन कौन से, ये नाम याद होना चाहिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ना, इन सारे नदियों का जो क्षेत्र या फिर इनकी जो घाटी है, यहां पर ही ये आर्य क्या हुए भाई, आए थे। ठीक है, इसलिए ये कहें कि इनका मूल निवास स्थान सप्त सेंधव प्रदेश है। मतलब अगर इनका क्षेत्र वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बताया पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पूरा पाकिस्तान है, पंजाब का इलाका है और कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग, पश्चिम। देखिए, ये पॉइंट याद रखना है, उत्तर प्रदेश का केवल पश्चिम भाग लेंगे और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। मतलब ऐसे समझना है ना, इस मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये देखिए, अगर ये पूरा अफगानिस्तान है तो ये आपका कितना दूर तक आपका आर्य है, यहां तक ही है। तो अगर आप बांटेंगे अफगानिस्तान को बीचों बीच, तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का केवल इतने रीजन में ही क्या है, पश्चिमी रीजन तक ही क्या रहे, आर्य रहे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ भाई। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीजें। तो सब सेंधव प्रदेश मतलब समझ में आ गया। अविनाश चंद्र बोस का कहने का मतलब ये था कि 7 नदियों का जो क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र, पूरा पाकिस्तान, पंजाब का क्षेत्र और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उस क्षेत्र से क्या है हुए थे, आर्य भारत आए थे। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मवर्त क्या है और बहर्षि देश क्या। देखिए, सतलज से यमुना का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो सतलज नदी आपको जो दिखाया गया है, और ये हो गया आपकी जो यमुना नदी, यानी ये जो इलाका है और यही प्रमुख केंद्र रहा ऋग्वैदिक का। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या देखी गई वैदिक पीरियड में लोगों की। ठीक है, तो ये आपका ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया ब्रह्मवर्त। ये सारा मैप में लिखा गया। ब्रह्मवर्त मतलब क्या हो गया आपका,
सतलज और यमुना का जो बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, और यहीं पे क्या है प्रमुख केंद्र रहा। और ये जो आप देख रहे हैं यमुना और ये गंगा का बीच ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको कहा जाता है बहरसी देश, ठीक है, या बहरसी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ये किसने कहा था? गंगानाथ झा ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थल है या फिर यहाँ से आर्य आए हैं, ठीक है। तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसके सीमावर्ती जो क्षेत्र उसको कहा जाता है बहरसी देश, ठीक। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कालखंड के बाद संपूर्ण जो उत्तर भारत जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस संपूर्ण उत्तर भारत में क्या कर लिया आर्यों ने अपना पूरा विस्तार कर लिया था, और इसी को क्या नाम दिया? भारत आर्यव्रत, ठीक है। इसी आर्यव्रत से क्या पड़ा? भारत का नाम पड़ा। अब देखिए इसी में एक किला था, किला का क्या नाम था? भरत, और इसी भरत से भारत नाम पड़ा हमारे देश का, ठीक है। हमारे संविधान में क्या है भाई? अगर आप हमारे संविधान की अगर आप बात करते हैं तो संविधान में क्या नाम दिया गया हमारे देश का? इंडिया एंड भारत दोनों, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? इंडिया, और हिंदी में देखा जाए तो क्या है? भारत, ठीक है। हमारा देश का क्या हिंदी नाम क्या हो गया? भारत, और अंग्रेजी नाम क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज को समझिए, खैर आइए पहले नोट्स में देख लीजिए क्या लिखा हुआ। देखिए संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, इसी आर्य ने क्या कर दिया? आर्यव्रत अपने देश का आर्य, इसी आर्य से आर्यव्रत भी कहते हैं, ठीक है, नाम पड़ा। और इस जो वैदिक पीरियड जो देख रहे हैं ना, जो आपको पूरा क्षेत्र दिखाया उत्तर भारत वाला क्षेत्र, ठीक है, यहीं पे एक कबीला है जिसका कबीला का नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया भरत नाम है, और इसी भरत से क्या नाम पड़ा? हमारे देश का भारत नाम पड़ गया, ठीक है। वही बात यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। भरत एक कबीला है उस ऋग्वेदिक काल का, उसी से भारत नाम अपने देश का पड़ा है, ठीक। तो हमारे संविधान में भी अगर आप देखेंगे तो भारत नाम का जिक्र किया गया और साथ के साथ इंडिया। तो हिंदी नाम हमारे देश का भारत हो गया, और इंडिया क्या हो गया भाई? अंग्रेजी नाम, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसके पीछे भी कई इतिहासकारों ने अपना इस स्टेटमेंट को क्या किया? खंडित किया। खंडित करने का मतलब क्या है? इनका मतलब कि अगेंस्ट बातें कही है, कि जो ये बात कह रहे हैं कि आर्यों के कारण आर्यव्रत जो नाम पड़ा है, इसका एक कबीला है भरत, और उससे भारत नाम पड़ा, इसको भी इन्होंने क्या किया है? खंडित किया, खंडन किया। क्यों? कई इतिहासकारों का कहना है कि भारत में पहले से क्या रह रहे थे? आदिवासी लोग रह रहे थे, ठीक है, जिसको आर्यों ने क्या कहा था? इस आदिवासियों को क्या कहा? अनार्य कहा था, ठीक है। और ये जो आर्य आए, जो आर्यव्रत जो नाम पड़ा, और यहीं से एक कबीला भरत है जिससे भारत पड़ा, ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं, ठीक है। तो इससे भारत का नाम मतलब सही कई इतिहासकार, मैंने जैसे कहा ना कि भाई देखिए जो वैदिक काल जो आप पढ़ रहे हैं इसके बारे जो साहित्य के स्रोत मिले बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हमें, और मतलब कुछ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने का मतलब ये क्या है कि हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाए। जो उनकी लिपियां थी जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ पाए, कुछ बहुत थोड़ी बहुत पढ़े, इसलिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार रखे। इसलिए ये विवादास्पद आपका ये पूरा चैप्टर है, आप इस पे कोई फिक्स होकर के कोई बातें आप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जितनी भी चीजें कही ये होती है तो होती है, ऐसी बिल्कुल बातें नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आज का जो जो मेन मोटिव था कि आर्य जो आए हैं उनकी जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है ये आप समझ में आए। यानी कि देखिए ये अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ना तो यकीन मानिए एंसेंट हिस्ट्री इतनी आसान है नहीं। अगर अच्छे एग्जामिनेशन की हम बात कर ले तो अगर आप वैदिक सभ्यता पढ़ भी रहे हैं या वैदिक काल को अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए भाई वैदिक काल जो शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता के बाद अचानक कैसे शुरुआत हुई। तो अचानक शुरुआत नहीं हुई, इसकी जब पतन हुई तो इसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता रहा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रह रहे थे, कुछ जो स्थल बच गए थे वहां पे ये लोग रह रहे थे, लेकिन इनकी जो व्यवस्था थी ग्रामीण व्यवस्था शुरुआत होगी। और इसी समय मध्य एशिया से लोग आए, जो आए आर्य, जिसने अपने आप को श्रेष्ठ कहा। क्यों श्रेष्ठ कहा? भाषा समूह के आधार पर। और यहाँ पे आए और इन्होंने जो संस्कृत भाषा को अपनाया, जो संस्कृत भाषा को अपनाया उनको इन्होंने आर्य कह दिया, जो नहीं अपनाया उनको अनार्य कहा। फिर इनमें आपने देखा कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपनी विचार रखे आर्यों के बारे में, उसको आपने देखा। इसके पूरे भौगोलिक स्थिति को देख लिया है, बहरसी, ब्रह्मवर्त, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए। ब्रह्मवर्त कौन सा इलाका हो गया? बहरसी सतलज यमुना के बीच का जो क्षेत्र हो गया ब्रह्मवर्त हो गया। बहरसी हो गया गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। सप्त सिंधों में 7 नदियां याद होना चाहिए, सिंधु उसकी सहायक नदी और सरस्वती, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलुज और सरस्वती, ये जो क्षेत्र है किसने कहा था? अविनाश चंद्र बोस ने कहा था, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। क्या बहरसी देश किसने कहा था? गंगानाथ झा ने कहा था। मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य कहां से आए? ईरान से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कर दिया? भाई उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इसके पीछे का रीजन भी उन्होंने आपको बता दिया है, ठीक है।
तो अब इसके बाद अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, किस मंडल से क्या लिया गया है, वो हर एक चीजों पे अब हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर इतना आसान नहीं है। हड़प्पा सभ्यता भी आपको बहुत कुछ अभी कराना है, बाकी है भाई, मेंस के लिए बहुत डिटेल जाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ तो हड़प्पा सभ्यता में अभी फिर से मैं 10-12 क्लासेस अभी लूंगा। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने 2 क्लास लेके छोड़ दी, क्योंकि वो मोर देन सफिशियंट अभी आपका पीटी में काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार तो देखिए, एक चीज़ और समझिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लिए एक बार आप चाहे तो यूट्यूब पे भी हमारा वीडियो देख लीजिएगा, 4 घंटे का आसपास होगा, एंशिएंट हिस्ट्री का 8 घंटे का। पार्ट 1 देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन में वो वीडियो देखेगा। उसके बाद जब हम फिर मेंस लेवल पे जाएंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि देखिए आज जब आपका सवाल आपको जो यूपीएससी पूछ रहा है, आर्य शब्द को इंगित करता है भाई, तो आप डायरेक्ट टिक करके आएंगे भाई। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। 99% स्टूडेंट का यही टिक होगा। लेकिन आपको समझना होगा ना भाई, यूपीएससी इतना आसान सवाल पूछेगा, क्या इंगित करता है आर्य, क्या इंगित करता है भाई, आर्य का अर्थ क्या है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य ये इंगित नहीं कर रहा, आर्य क्या बता रहा है, श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ क्यों इंगित हो रहा है, भाषा के आधार पर ये। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। ये वीडियो भी आपका यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, चलिए।